मान लीजिए ये स्टेटर है, ये रोटर है, इसमें डायग्राम में गलती क्या है? डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैंने बना रखा है इसके अंदर। ये जो एयर गैप मैंने बनाया हुआ है बहुत ज्यादा है, स्टेटर और रोटर के बीच में इतना नहीं होता। कितना नॉर्मली कितना होता है? 2 to 3 mm, बहुत कम होता है। ठीक है, अब ऐसे में आपने जिस टाइम सप्लाई ऑन करी, इसके अंदर 3 फेज सप्लाई जिस टाइम ऑन करी है, उस टाइम मान लीजिए यहां से यहां तक नॉर्थ बना, फिर यहां से यहां तक साउथ बना, फिर नॉर्थ बना, फिर साउथ बना। ठीक है, जैसे ही नॉर्थ साउथ बन जाएंगे, उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद में क्या होगा, ये सारे एक एक स्लॉट खिसक जाएंगे, फिर एक एक स्लॉट खिसक देंगे, ऐसे खिसकते चले जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग खिसकने की वजह से क्या होगा, जब ये खिसकना शुरू करते हैं तो इसके ऊपर जो कनेक्टर्स लगे हुए हैं यहां पे, ये इस कनेक्टर्स में और उस फील्ड में रिलेटिव मोशन होता है, और रिलेटिव मोशन खत्म करना चाहते हैं ये। क्यों? बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ की वजह से क्या होता है, जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वो अपने कॉज को अपोज करता है। जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो उसे रिड्यूस करने के लिए बेसिकली कनेक्टर्स क्या करते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मुझ में और इसमें रिलेटिव मोशन बंद हो जाए, तो फील्ड को तो रोक नहीं पाते, वो उसके साथ साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। और दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि दे आर फाइनली फुल स्पीड पर जब रोटेट कर भी रहे हैं, तो भी उनके और स्टेटर फील्ड के बीच में थोड़ा सा स्पीड का डिफरेंस रहता है, विच इज नोन एज स्लिप स्पीड। ठीक है, उसे कहते हैं स्लिप स्पीड। एंड दैट स्लिप स्पीड इज इक्वल टू ns माइनस nr, और ns का फॉर्मूला क्या था? 120f/p। ns इक्वल टू 120f/p। और देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड स्लिप। स्लिप इज s, विच इज इक्वल टू स्लिप स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। इट इज ns माइनस nr। स्टेटर में जब आप 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से पोल्स उसके अंदर बन जाते हैं, स्टेटर के अंदर पोल्स। ये स्टेटर पोल्स आर इन परमानेंटली रिवॉल्विंग कंडीशन, दे ऑलवेज रिवॉल्विंग, दे आर ऑलवेज रिवॉल्विंग। तो उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन दे आर रिवॉल्विंग, व्हेन दे आर मूविंग, द आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं, दे वांट टू मिनिमाइज द रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मोशन। इनके और फील्ड के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, कंडक्टर अपनी जगह पे, फील्ड ऐसे भाग रही है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, जो रिलेटिव मोशन हुआ उसको मिनिमाइज करने के लिए ये भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। जब उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और भागते भागते धीरे धीरे स्पीड पकड़ता जाता है और स्पीड उसकी बढ़ती जाती है। फाइनली जो उसकी स्पीड होती है, दैट इज nr, रोटर स्पीड। स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं, जिस टाइम स्टार्ट हो रही है उस टाइम धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, दैट इज नॉट nr। nr वो है जो फाइनली आपको मिलती है। मतलब nr की जब आप वैल्यू लेते हैं तो वो वाली वैल्यू है जब इंडक्शन मोटर ने नॉर्मल स्पीड पर रन करना शुरू कर दिया। द स्पीड इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, वो स्पीड को कहते हैं nr। देन स्लिप स्पीड इज ns माइनस nr। ns इज इक्वल टू 120f/p। nr इज व्हाटएवर इज ऑब्जर्व्ड, जो भी चीजें आप देखते हैं दैट इज बेसिकली nr। देन स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस nr अपॉन ns। स्लिप स्पीड, ns के यूनिट्स आरपीएम, nr के सेम आरपीएम। तो स्लिप स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे? आरपीएम होंगे। स्लिप के क्या होंगे यूनिट्स? डायमेंशनलेस, दैट्स करेक्ट। दिस इज आरपीएम अपॉन आरपीएम, इसका मतलब इट हैज नो यूनिट। स्लिप के कोई यूनिट नहीं होता। स्लिप इज अ प्योर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा। और परसेंटेज स्लिप, व्हाट इज परसेंटेज स्लिप? यू आर एक्सप्रेसिंग द स्लिप एज अ परसेंटेज, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल, देन दैट इज परसेंटेज स्लिप। ठीक, एट दिस पॉइंट इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू कैलकुलेट अ फ्यू थिंग्स। बाय द वे, इसकी स्टार्टिंग इतनी आसान नहीं है। स्टार्टिंग में देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। Well, there is one basic problem which we'll soon discuss. Right now, what you need to do is you need to fill up this table, I think. NS, NR, slip, percentage slip. क्या वैल्यू फिलअप करें?
Okay, this is number of poles. 4. हाँ, अब एंट्रीज फिलअप करिए इसकी। नंबर 1 2 3 4 केसेस हैं, 4 केसेस हैं। पहले केस में अगर नंबर ऑफ पोल्स इज 4 तो एनएस की वैल्यू कितनी होगी? 120 अपॉन पी। एफ की वैल्यू 50 और पी की वैल्यू कितनी है 4, तो 120 अपॉन पी कितना हो जाएगा? 1500, दैट्स करेक्ट, 1500। स्लिप कितनी हो जाएगी? स्लिप की वैल्यू 80 अपॉन 1500, दैट्स करेक्ट। स्लिप इज 80 अपॉन 1500, 0.05 परसेंटेज में कितनी हो जाएगी ये? नहीं, 5%। तो 0.05 पर यूनिट, दिस इज पर यूनिट, स्लिप पर यूनिट, यानी कि एक में से अगर 0.05 है तो एक को 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक हो जाएगा 100, यहां पर 100 हो जाएगा तो 0.05 हो जाएगा 5%। ठीक, अब ये बताइए अगर एनआर की वैल्यू 720 है, एनएस की वैल्यू 750 है तो पोल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे? 8, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही। सिंपल फार्मूला एनएस इक्वल टू 120 अपॉन पी। अगर ये हो गया, स्लिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी पर यूनिट स्लिप? 0.04 विच इज 30 अपॉन 750 विच इज इक्वल टू 0.04। कितना परसेंटेज हो गया? 4%। सॉरी, क्या गलती थी इसमें? मैंने यहां पर 2900 लिखा हुआ था। 2900 अगर इसकी स्पीड होती सिंक्रोनस स्पीड तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाते? डेसिमल्स में आ जाते, फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में नंबर ऑफ पोल्स नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल वैसी बात है कि भाई या तो लड़के 20 हो सकते हैं या 21 हो सकते हैं, 20.5, 21.5, 22.5 ऐसे लड़के नहीं हो सकते। मतलब मैं फिजिकल गिनती की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं होता कि एक जना कमर से आधा कटा हुआ है, खाली उसके पैर आ गए हैं, उसको आप आधे की तरह गिन रहे हैं, ऐसी चीज नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो 3000, तो इसी तरह से पोल्स भी 2 के फ्रैक्शन में ही होंगे, मतलब 2 के मल्टीपल में होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे होंगे। तो 2, 4, 6, 8 की तरह से होंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 3 हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए यहां पर 120 एफ अपॉन पी, 120 इंटू 50 अपॉन 3 कर दिया जाए तो क्या इसकी वैल्यू 2000 आरपीएम हो सकती है? सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू 2000 आरपीएम है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे? 2000 आरपीएम निकालो, 2000 आरपीएम है सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू, नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे? 3। ये सही है गलत है? गलत है, क्योंकि पोल्स हमेशा बाइपोलर होते हैं। नॉर्थ अगर है तो साउथ भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ खाली एक सिंगल पोल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो कभी भी इस तरह की चीजों में आपका जवाब अगर निकल के आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती चल रही है आपके में। तो इस 3000 अगर है तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे? 2। स्लिप की वैल्यू 0.05 है, एनआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
कितना? 2850। हाँ, तो नॉर्थ और साउथ में ब्रेक होती है, दोबारा ब्रेक करें तब भी नॉर्थ और साउथ पोल्स बनती है तरह से। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये उसी वजह से होता है क्योंकि दे आर मैग्नेट्स आर बाइपोलर। मैग्नेट बाइपोलर होता है। तो अगर एक मैग्नेट आपको दे रखा है, मान लीजिए ये मैग्नेट है, इसमें यहां नॉर्थ था यहां साउथ था, अगर ऐसे को अगर आप इसमें बीच में से काटते हैं तो काटने के बाद ये नॉर्थ रिमेन्स नॉर्थ, ये साउथ रिमेन्स साउथ। अगर आपको इसके ओरिएंटेशन पता हो तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जितने मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं दे आर ओरिएंटेड। ये मैग्नेट क्यों बनता है? इसके अंदर पहले जब ये मैग्नेट नहीं था, खाली एक नॉर्मल आयरन का टुकड़ा था, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स थे सारे सारे डिसओरिएंटेड थे। कोई कहीं देख रहा था, कोई कहीं देख रहा था। जब आपने इनको पूरे मैग्नेट बना दिया तब सारे सारे ओरिएंट हो जाते हैं। ओरिएंट का मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में वर्क करना शुरू कर देते हैं, एक पर्टिकुलर सीध में आ जाते हैं। ऐसे में जिस समय आप इसको बीच में काटते हैं तो वो पोर्शन, ये पोल अगर नॉर्थ है तो बीच में से अगर आप काट देते हैं तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। अगर आप इसको बीच में से और काट देते हैं तो ये साउथ ये नॉर्थ बन जाएगा, ये काट देते हैं तो ये साउथ ये नॉर्थ बन जाएगा। ऐसा चलता रहेगा, जितना काटते जाएंगे इस तरह चलता रहेगा। ठीक, तो अगर स्लिप की वैल्यू 0.05 है तो और एनएस की वैल्यू अगर 3000 है तो एनआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2850। इसको निकालने का बड़ा आसान सा तरीका वही वाला है जो एक इकलौता जो फॉर्मूला आपको दे रखा है, S = NS - NR अपॉन NS, ये होता है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि NR = NS × 1 - S, ये हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये इसी से निकाला हुआ और कुछ नहीं। S × NS, NR बराबर NR इधर ले जाइए, S NS इधर ले जाइए, तो NS × 1 - S, ये वाली चीज हो जाएगी। तो इससे आपको मिल जाएगा NS मतलब 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.05 विच गिव्स यू कितनी वैल्यू आती है? 2850। और परसेंटेज कितना हो जाएगा? 5%। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा सा लगा टेढ़ा नहीं है, जस्ट नीड सम इमेजिनेशन। अगर 960 NR चल रहा है तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे? 6। सबसे पहली बात, ये आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन सही होना काफी नहीं है। 6 क्यों? 4 क्यों नहीं हो सकते? 6 में सिंक्रोनस स्पीड कितनी होती है? 1000। 4 में कितनी होती है? 1500, 1500। तो 1500 नहीं हो सकता क्या? सिंक्रोनस स्पीड से एनआर की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो यहां पर 1000 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है और 3000 भी हो सकता है। 1000 ही क्यों? ये बिल्कुल सही चीज है कि एनआर से एनएस की वैल्यू में डिफरेंस जो होता है, स्लिप स्पीड, दैट इज वेरी स्मॉलेस्ट पॉसिबल। सबसे छोटा होता है 50 आरपीएम, 60 आरपीएम, 100 आरपीएम तक का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होता। जबकि अगर ये 1500 अगर आप लेते हैं तो 1500 - 960 इज मोर देन 500 आरपीएम। ठीक है, तो ये वाली चीज नहीं है, इस एज सिंपल एज दैट, बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अगर एनआर की वैल्यू आपको दे रखी है तो उससे आप एनएस की वैल्यू कैसे निकालते हैं? आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है, 2 में कितना होता है? अगर नंबर ऑफ पोल्स 2 है तो 3000 होगी, 4 है तो 1500 होगी, 6 है तो 1000 होगी, अगर 8 है तो 750 होगी। तो जो भी एनआर की वैल्यू चल रही है उससे जस्ट इमीडिएटली ऊपर जो भी वैल्यू है दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड, और उसके हिसाब से आप जानते हैं कि क्या है, निकाल सकते हैं सब लोग इस चीज को समझ के। बिल्कुल उससे ऊपर वाली जो भी वैल्यू है वो ये वाली चीज हो जाती है। इस तरह से अगर मान लीजिए 1420 दे रखा है तो 1500 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, लेकिन 1500 ही मानेंगे क्योंकि इससे इमीडिएटली ऊपर 1500 वाली वैल्यू। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर। किसी भी रोटेटिंग मशीन के, कोई भी ऐसी मशीन जो गोल गोल घूम रही है, फॉर एग्जांपल पंखा हो गया, मिक्सर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, इस तरह की जो भी आटा चक्की हो गई, ये कोई सी भी ऐसी मशीन होती है जिसमें गोल गोल कुछ घूम रहा है, रोटेटिंग मशीन है, उसके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट वो होगा जो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, फिक्स। इसमें पंखे में अगर आप बीच वाला पार्ट देखें जहां पे रॉड कनेक्टेड है तो वो पार्ट अपनी जगह पर स्थिर रहता है, बाहर वाला पोर्शन गोल गोल घूमता रहता है। अगर आप जूसर, मिक्सर ग्राइंडर में देखते हैं तो बाहर वाला पोर्शन स्थिर रहता है, अंदर वाला पोर्शन गोल गोल घूमता है। ठीक, तो जो भी पोर्शन, जो भी पार्ट अपनी जगह पर फिक्स रहता है
उसे कहते हैं स्टेटर। स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसे कहते हैं स्टेटर। और जो भी पार्ट गोल गोल घूम रहा होता है उसे कहते हैं रोटर। बस खाली इतनी चीज। तो बस खाली इतना सा याद आपको रखना है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन में जो रोटेटिंग पार्ट है दैट इज नोन एज स्टेटर। तो अब देखिए, इंडक्शन मोटर के रोटर दो तरह के हो सकते हैं। रोटर पहला होता है स्क्विरल केज रोटर। कौन सा पार्ट स्टेटर होता है, कौन सा पार्ट रोटर होता है? हर मोटर में एक ही चीज होती है। अच्छा, अगर आपको मतलब इस चीज से कि आर्मेचर और फील्ड से, इससे मतलब है? हाँ, डीसी मशीन्स, 3 फेज इंडक्शन मशीन्स, 3 फेज सिंक्रोनस मशीन्स और 1 फेज इंडक्शन मशीन्स। स्टेटर, रोटर। डीसी मशीन में स्टेटर में क्या लगा होता है? आर्मेचर की फील्ड। स्टेटर में फील्ड लगी होती है। इसका मतलब रोटर में क्या लगा हुआ है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी स्टेटर में लगी हुई है फील्ड। अभी तो हमने ये वाली चीज देखी कि स्टेटर में रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड बनी है, ठीक है, इसलिए इसके अंदर फील्ड बनी हुई है। और रोटर के अंदर क्या लगा हुआ है? अगेन आर्मेचर। सिंक्रोनस मोटर में जरा सा डिफरेंट है, इसमें स्टेटर में लगा हुआ है आर्मेचर और रोटर में लगी हुई है फील्ड। वैसे मजेदार बात क्या है कि इसमें जो स्टेटर है वो हालांकि आर्मेचर है, लेकिन उसमें भी एक फील्ड घूमती है। इसकी जो फील्ड है, मेन जो मास्टर फील्ड है, दैट इज डीसी इन नेचर। ये डीसी होती है। इसकी फील्ड कैसी होती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर की फील्ड कैसी होती है? 3 फेज रिवॉल्विंग। डीसी मशीन में फील्ड किस तरह की होती है? डीसी मशीन में फील्ड किस तरह की होती है? डीसी होती है कि 1 फेज होती है कि 3 फेज होती है? डीसी होती है, सिंपल। इसमें फील्ड 3 फेज होती है। सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर जो आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे उसके अंदर फील्ड होती है डीसी। फील्ड डीसी होती है उसके अंदर। दिस इज यूनिक थिंग। और आर्मेचर में भी एक फील्ड घूम रही होती है विच इज बेसिकली 3 फेज एसी। बट दिस इज नॉट द मास्टर फील्ड। मेन फील्ड ये नहीं है, मेन फील्ड ये वाली है। दिस इज द मेन फील्ड। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सेम चीज होती है, फील्ड यहां और आर्मेचर यहां। फील्ड इज 1 फेज, 1 फेज से 2 फेज, 1 फेज टू 2 फेज। एक फेज को 2 फेज में स्प्लिट कर देते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रोटर। स्क्विरल केज रोटर और नंबर 2 है स्लिप रिंग रोटर। स्लिप रिंग रोटर और वाउंड रोटर, ये 2 तरह के रोटर्स हैं। स्क्विरल केज रोटर के अंदर कॉपर की बार्स होती हैं। ये वाली चीज समझ लीजिए। बॉटम लाइन जो है, मतलब जो चीज आपके दिमाग में इवेंचुअली घुस जानी चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से घुसे, कि वो ये है कि स्क्विरल केज रोटर के अंदर केज का मतलब पिंजरा, स्क्विरल का मतलब गिलहरी। दैट्स ऑल। खाली यही चीज याद रखनी है और कुछ नहीं है। उसे गिलहरी क्यों बोला, लायन क्यों नहीं बोला, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें खाली इस बात से मतलब है कि उसका नाम इन्होंने जो रखा है दैट इज स्क्विरल केज रोटर। गिलहरी को पकड़ने वाला जैसा पिंजरा होता है उसकी तरह का शेप होता है इस रोटर का। और वो पिंजरा कैसा होता है? कई सारी कॉपर की बार्स आपने रखी हुई है इस तरह से। ये सब कॉपर की बार्स है, लंबी लंबी, ठीक है, ऐसी लंबी लंबी कॉपर की बार्स हैं। और उस पे आपने एक रिंग यहां लगा रखा है, इस साइड में एक रिंग पीछे की साइड में, दोनों साइड से लगा करके आपने वेल्ड कर दिया, बिल्कुल वेल्ड करके फिक्स कर दिया, पिंजरा जैसा बन गया। बस वो स्क्विरल केज रोटर होता है। इसमें क्या है कि इसमें जितना रोटर है, रोटर के अंदर कॉपर की बार लगा रखी है। कॉपर की बार्स क्यों है? लकड़ी की बार्स क्यों नहीं है? करंट फ्लो कराने के लिए, दैट्स ऑल। लकड़ी की बार्स क्यों नहीं, कॉपर की क्यों है? जिससे कि उसके अंदर करंट फ्लो कर सके, करंट फ्लो करने लगेगी, ठीक है। इसलिए आपने कॉपर की बार्स लगा रखी है। और करंट फ्लो करने के लिए आप मोटी मोटी कॉपर की बार्स लगाने के बजाय आप उसमें पतले पतले तार से वाइंडिंग भी कर सकते थे।
अगर आपने रोटर के अंदर वाइंडिंग कर दी होती तब उसे हम क्या बोलते हैं? वाउंड रोटर। जिस रोटर के अंदर आपने वाइंडिंग कर रखी है उसे कहते हैं वाउंड रोटर। अब इसमें इसको स्लिप रिंग रोटर क्यों बोलते हैं, ये वाली चीज अभी मैं समझाता हूं क्या है। लेकिन दो तरह के रोटर हो गए। एक रोटर वो हो गया जिसके अंदर आपने कॉपर की थिक बार्स लगा करके पिंजरा बनाया हुआ है। दूसरा रोटर वो हो गया जिसमें आपने स्लॉट्स बनाए हुए हैं, स्लॉट्स के अंदर वाइंडिंग कर रखी है, पूरी वाइंडिंग करी हुई है, पतले से तार से लेकर कई सारे टर्न आपने दे रखे हैं, उससे वाइंडिंग कर रखी है। जैसे बंचेस जैसे वाइंडिंग पंखे के अंदर या ट्रांसफार्मर के अंदर जिस तरह की वाइंडिंग हो रखी है वैसी वाइंडिंग अगर कर रखी है देन दैट इज नोन एज वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। और अगर उसमें आपने कॉपर की बार्स लगा करके एंडरिंग से शॉर्ट कर रखा है, एंडरिंग से बिल्कुल वेल्डिंग कर दी, पूरा पिंजरा बना कर रखा हुआ है, देन दैट इज नोन एज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक, अब आप ये वाली चीज देखिए कि स्लिप रिंग रोटर क्या होता है, स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं उसको। अभी जहां तक मेरा ख्याल है सब लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे होंगे कि ये दो तरह के रोटर क्या होते हैं, दोनों में क्या फर्क है एग्जैक्टली, और इन दोनों तरह के रोटर को बनाने का फायदा ही क्या है, क्यों बना रखे हैं दो अलग अलग तरह के रोटर, कॉपर की बार लगाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, अगर आप वाइंडिंग कर दे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो डोंट वरी, ये अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो स्लिप रिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था, एक बेसिक आइडिया दिया था और ये भी कहा था कि ये एक्चुअल चीज नहीं है, ये खाली आपको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है। मैंने आपको 1 फेज 2 पोल वाइंडिंग, 1 फेज 4 पोल वाइंडिंग बताई थी, याद है, अप्रोक्सीमेट बस बताया था कि एक कॉपर की बार लीजिए, उसमें आपने अगर ऐसे वाइंडिंग कर रखी है तो 1 फेज 2 पोल वाइंडिंग हो गई, 3 फेज वाइंडिंग किस तरह की हो जाएगी वो सब बताया। और 3 फेज वाइंडिंग को आप स्टार में या डेल्टा में लगा सकते हैं, ये वाली चीज पता है सब लोगों को, स्टार में या डेल्टा में जोड़ सकते हैं, ये वाली चीज मैंने बताई थी इतनी। ठीक है, अब आप ये चीज समझिए कि जो रोटर है, इस रोटर के अंदर आपने क्या कर रखा है, इसके अंदर स्लॉट्स बना रखे हैं। स्लॉट्स का मतलब सब लोग समझते हैं, स्लॉट का मतलब सब लोग जानते हैं स्लॉट क्या होते हैं, स्लॉट का मतलब नालियां। ठीक है, पूरा जो रोटर है, मान लीजिए ये पूरा रोटर था, इस पूरे रोटर में आपने ये पूरी नाली बनाई हुई है। ठीक है, तो आपको यहां पे एक जरा सा डिप सा दिखाई देगा और इस पूरी ये नाली से बनी हुई है, उसके अंदर आप कॉपर की बार रख सकते हैं या तार लगा सकते हैं, कई सारे तार फिट कर सकते हैं। तो एक नाली इधर है, एक नाली नीचे की तरफ है। अब ये आप काम क्या कर सकते हैं, एक काम ये कि एक कॉपर की बार आपने यहां पे रखी, एक कॉपर की बार नीचे की तरफ रखी और इधर से भी उसे वेल्ड कर दिया, इधर से भी उसे वेल्ड कर दिया। ये तो ये वाला काम कर सकते हैं। दूसरा काम क्या पॉसिबल हो सकता है कि आपने पतला वाला वेल्डिंग वाला तार लिया और ये करा, फिर नीचे करा, फिर ऊपर से करा, फिर नीचे से करा, जैसे कई सारे टर्न दे देते हैं, 150, 200, 400, 500, 600 टर्न, कई सारे टर्न उसके लगा दिए, तब भी वही वाला काम कर रहे हैं। कॉपर की बार आपने लगाई थी और उसको इधर से वेल्ड कर दिया था या कई सारे तार के टर्न दे दिए, दोनों से पर्पस सेम चीज हो रही है, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके अलावा एक छोटा सा फर्क है, वो फर्क क्या है कि जब आपने तार से वाइंडिंग कर रखी है तब उसके सिरे आपको बाहर मिल रहे हैं। 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है तो एक फेज की वाइंडिंग के 2 तार बाहर निकल के आ रहे होंगे, दूसरे फेज के 2 तार बाहर निकल के आ रहे होंगे, तीसरे फेज के 2 तार बाहर निकल के आ रहे होंगे। तो ये 6 तार है, इन 6 तारों को आप स्टार में या डेल्टा में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मतलब 2 तार किस तरह से हैं, 2 तार ये रहे, एक ये, 2 तार ये रहे, एक ये और तीसरे 2 तार ये रहे। अब इनको अगर आप स्टार में जोड़ना है तो स्टार में क्या करेंगे, ये और ये तीनों जोड़ करके एक तार निकाल दिया और ये और ये स्टार कनेक्शन हो गया। याद है सब लोगों को स्टार। ठीक है, स्टार का मतलब सितारा, मतलब इसको अगर आप दूसरी तरीके से रखें तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, ये और ये दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, सबको दे रहे हैं। ठीक है, तीनों वाइंडिंग्स का एक सिरा आपने इकट्ठे शॉर्ट कर रखा है, वो ये शॉर्ट किया हुआ है, और बचे हुए जो तीनों सिरे हैं उन तीनों को आपने फ्री छोड़ रखा है, ये फ्री छोड़ रखा है, ये स्टार हो गया। डेल्टा कनेक्शन कैसा हो गया, डेल्टा कनेक्शन ऐसा हो गया कि इसको आपने इधर जोड़ा, इसको आपने इधर जोड़ा और इसको आपने इधर जोड़ दिया। कभी लोगों को आपने कभी बहुत सारे गधे ले आते हुए देखा है कभी, तो वो एक गधे के मुंह पे जो उन्होंने रस्सी बांध रखी होती है, दूसरे आगे वाले गधे की पूंछ से बांध रखी होती है।
तो सेम सेम चीज कर रखी है हमने। वाइंडिंग का एक वाइंडिंग का जो मुंह है वो दूसरे वाइंडिंग के पूंछ से बांध रखा है और तीनों आपस में बंधे हुए हैं, ठीक। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा कनेक्शन है। अब दोनों ही केस में अगर आपने डेल्टा का रखा है तो डेल्टा से एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये ऐसा निकल के बाहर आ रहा है। अगर स्टार का रखा है तो भी उसमें 3 तार बाहर आ रहे हैं। दोनों कंडीशन में आपके पास 3 तार बाहर मिल रहे हैं, ठीक। तो ये बेसिकली हो गया पूरा सारे स्लॉट्स, और ये रोटर के अंदर के स्लॉट्स हो गए। ये बाहर का हो गया स्टेटर, ये स्टेटर है। और उसमें गलती क्या है इसके अंदर, एयर गैप मैंने बहुत ज्यादा बना रखा है, ये मैं बार बार ये वैसी बताता हूं जिससे कि डायग्राम गलत ना लगे। और इसके अंदर आपने वाइंडिंग कर रखी है और इसमें से 3 तार बाहर निकल के आ रहे हैं, चाहे स्टार में या डेल्टा में, दोनों तरीके से इसके अंदर वाइंडिंग कर दी, 3 तार इसमें बाहर निकल के आ गए, ठीक। आप ये समझ लीजिए कि रोटर के अंदर वाइंडिंग अगर कर रखी है तो कैसे भी वाइंडिंग कर रखी हो, पंखे के अंदर अगर आपने वाइंडिंग कर रखी है तो उसमें 2 तार बाहर निकल के आते हैं, ठीक। बस इतनी चीज दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए कि रोटर में से 3 तार निकल के बाहर आ रहे हैं। उन 3 तारों को आपको उसमें रेजिस्टेंस जोड़नी है। रेजिस्टेंस जानते हो रेजिस्टेंस क्या होती है? इस पंखे का जो रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर क्या कभी खोल के देखा उसके अंदर? उसके अंदर कभी खोल के अगर देखे तो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगी होती है। ये पुराने वाले जो होते हैं ये तो बड़े हैवी ड्यूटी होते हैं, अब तो छोटे वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आ गए हैं, तो उन सब के अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस लगी होती है। तो जब आप रेगुलेटर सिस्टम वेरी करते हैं तो वो रेजिस्टेंस कम ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे आप नंबर 1 2 3 4 5 करते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होती जाती है उसकी। जब आपने 1 पे करा हुआ है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लगी हुई है, 2 पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, 3 पे और कम हो जाएगी, 4 पे और कम हो जाएगी, 5 पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, दोनों तार आपस में शॉर्ट हो गए, ये चीज होती है, ठीक है। तो आप इसमें 3 तार अलग से निकालने का फायदा क्या होता है स्लिप रिंग रोटर के अंदर, कि आप इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अगर आप रोटर में अलग से रेजिस्टेंस लगा दें तो उसका फायदा क्या होता है कि स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपको इंडक्शन मोटर जब चालू करते हैं तो बहुत हाई टॉर्क मिल जाती है और करंट बहुत कम हो जाती है। मोटर के बारे में आप ये वाली चीज जानते होंगे, अगर लोड बढ़ा दीजिए तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लोड कम कर दीजिए तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। मोटर पर जितना ज्यादा लोड डालेंगे उतने ज्यादा करंट वो लेती है। इसके अलावा एक और चीज होती है, दैट इज नोन एज स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क का कंसेप्ट समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि बाइक अगर चला रखी होगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टॉर्क की वजह से क्या फर्क पड़ता है, अगर हाई टॉर्क शुरुआत में ना मिले, लो टॉर्क मिले तो क्या होता है, तो लो टॉर्क का एग्जांपल क्या है, अपनी बाइक को 4th गियर में डाल के स्टार्ट करने की कोशिश करिए, नहीं स्टार्ट कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वो वाली चीज सोचिएगा कि 4th गियर में ऐसा क्या वजह है, ऐसी कौन सी चीज हो रही है जिसकी वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, वही वजह है। और उसकी वजह बेसिकली क्या है कि आपको टॉर्क इसमें बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। गियर वाली साइकिल में बड़ी आसानी समझ में आता है। गियर वाली में बेसिकली क्या होता है कि आप जिस टाइम मान लीजिए रेत वेत में आ गए, रेत वेत में फंस गए, उसमें आपको अगर बड़ा कम पेडल मार पा रहे हैं उसके अंदर, तो टॉर्क का समझने का एक और आसान तरीका यह है, मान लीजिए दरवाजा है, दरवाजा, तो दरवाजा जो है, मान लीजिए ये दरवाजा है, यहां पर चौखट में लगा हुआ है, और दरवाजा आपको बंद करना है, खोलना है, ठीक। अब आप 2 तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। एक तो क्या है, आप यहां पर फोर्स लगाइए, एक तरीका क्या है, आप यहां पर फोर्स लगाइए। अगर आप यहां पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, आसानी से बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको डिस्टेंस बहुत ज्यादा मिल रहा है। अगर यहां फोर्स लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसी दरवाजे को बंद करने के लिए, क्योंकि आपको डिस्टेंस इतना से मिल पाया, डिस्टेंस बहुत कम मिल रहा है। यही चीज टॉर्क होती है। तो आपको मोटर्स के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा चाहिए होती है। जितनी ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क होगी उतना मोटर ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और स्टार्टिंग टॉर्क के अलावा स्टार्टिंग करंट जो है वो सबसे कम होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर कर सकते हैं और स्क्विरल केज के अंदर नहीं कर सकते, ठीक। बस खाली इतना, अब फाइनली आप बस खाली इतना याद रखें कि स्क्विरल केज के अंदर कॉपर की बार्स लगा रखी हैं और वूंड रोटर के अंदर पतले वाले तार से बाइंडिंग कर रखी है। ये वाली डिफरेंस समझ में आ गया सब लोगों को इसमें? स्लिप रिंग क्यों बोलते हैं, उसका स्लिप रिंग का कंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों को मंडे वाले टर्न के अंदर ये वाली चीज बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। थैंक यू।